हाय दोस्तों, मेरा नाम है मयंक जैन और हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की ज्योग्राफी के बारे में। इस भाग में हम पढ़ेंगे विभिन्न जिलों के उपनाम के बारे में। तो सबसे पहला हमारा जिला है गंगानगर। तो ये गंगानगर का प्राचीन नाम हमें देखने को मिलता है रामनगर, और इसके अलावा इसे रामू जाट की ढाणी के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलकर गंगा सिंह जी ने अपने नाम पर इसका नाम रखा गंगानगर। राजस्थान का अन्नागार और अन्न का कटोरा किसे कहा जाता है? गंगानगर को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक जो है अन्न का उत्पादन होता है। देखिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन राजस्थान के कौन से जिले में होता है, तो आपको बताना है गंगानगर। गंगानगर में एक स्थान पड़ता है सूरतगढ़। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे राजस्थान का आधुनिक विकास तीर्थ कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर एक तो कृषि जो है वो आधुनिक तरीके से की जाती है। इसके अलावा यहाँ पर विभिन्न औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित है। इसके अलावा यहाँ पर सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट स्थापित है, जिससे ऊर्जा का उत्पादन होता है। इसलिए इसे राजस्थान का आधुनिक विकास तीर्थ कहते हैं। तो ये था आपका गंगानगर, प्राचीन नाम रामनगर, राजस्थान का अन्नागार या अन्न का कटोरा। और अगर आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान का आधुनिक विकास तीर्थ, तो आप कहेंगे सूरतगढ़। इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद आपका नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट आता है बीकानेर। देखिए, बीकानेर को कहा जाता है ऊन का घर। एशिया की जो सबसे बड़ी ऊन मंडी है, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी, ये ऊन मंडी है वो कहाँ पर है? आपके बीकानेर में। इसके अलावा स्टेट वूलन मिल्स, ये कहाँ पर स्थापित है? बीकानेर में। तो अगर आ जाए ऊन का घर, तो आपको बताना है बीकानेर। इसके अलावा एक फेमस स्थान है यहाँ पर राती घाटी। देखिए, राती घाटी में एक युद्ध हुआ था जिसे हम कहते हैं राती घाटी का युद्ध। वो हुआ था आपके 26 अक्टूबर 1534 को। ये किनके बीच हुआ था? ये हुआ था बीकानेर के राव जेतसी और लाहौर के शासक कामरान के बीच। ये बाबर का पुत्र है कामरान। तो कामरान ने अपनी सेना के साथ कहां पर आक्रमण किया? बीकानेर पर। और राव जेतसी को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए कहा, लेकिन राव जेतसी ने इनकी अधीनता स्वीकार नहीं की। भीषण युद्ध हुआ और अंत में विजय किसकी हुई? राव जेतसी की। देखिए, ये युद्ध भारतीय इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है, क्योंकि इस युद्ध की विजय ने मुस्लिम आक्रांताओं के आतंक से पश्चिमी राजस्थान को बचाए रखा। इस युद्ध का वर्णन जो कवि बीठू सूजा है, उन्होंने अपने ग्रंथ में किया है राव जेसिरो छंद में। तो आपको ध्यान रखना है कि बीकानेर को राती घाटी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा है लुणकरणसर। बीकानेर में एक जगह पड़ती है लुणकरणसर। इसको राजस्थान का राजकोट कहते हैं। क्यों कहते हैं? देखिए, राजकोट मूंगफली उत्पादन के लिए फेमस है, और सेम लुणकरणसर जो है यहाँ पर भी मूंगफली का उत्पादन ज़्यादा मात्रा में होता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान का राजकोट, तो आप कहेंगे लुणकरणसर। गजनेर झील को शुद्ध पानी का दर्पण कहा जाता है। ये देखिए आप झील, और इसमें आपको इसका दर्पण भी दिखाई दे रहा है सामने महल का। देखिए, इसको शुद्ध पानी का दर्पण इसलिए कहते हैं। ये कहाँ पर स्थापित है? ये बीकानेर में गजनेर वन्य जीव अभयारण्य। कौन सा? गजनेर वन्य जीव अभयारण्य। एक छोटी सी झील है, देखिए, ये जो झील है इसका पानी बिल्कुल दर्पण की तरह है। इसकी सतह जो है वो बिल्कुल दर्पण की तरह साफ है। इस कारण आप इसमें अपना प्रतिबिंब भी देख सकते हैं। इस कारण इसको हम क्या कहते हैं? शुद्ध पानी का दर्पण। देखिए, इसका निर्माण गंगा सिंह जी ने करवाया था और इसको नाम दिया गया था गंगा सरोवर। क्या कहा गया था? गंगा सरोवर। ठीक है। तो आपसे पूछ लिया जाए शुद्ध पानी का दर्पण, तो आप कहेंगे गजनेर झील। इसके अलावा घी वाला मंदिर। देखिए, बीकानेर में एक मंदिर फेमस है जिसकी नींव जो है 40,000 किलो घी से रखी गई थी, और
इसका निर्माण करवाया था भांडाशाह ओसवाल जी ने, जो कि एक जैन व्यापारी थे। इन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया था, जिसे हम क्या कहते हैं, घी वाला मंदिर कहते हैं। और देखिए, आपको ध्यान रखना है कि ये मंदिर पांचवें तीर्थंकर, जैनियों के पांचवें तीर्थंकर सुमतिनाथ जी को समर्पित है। आपको पता है जैन धर्म में 24 तीर्थंकर है। ऋषभ, अजित, संभव, अभिनंदन, सुमति, तो सुमतिनाथ जी हैं जो पांचवें तीर्थंकर हैं, उनको ये जैन मंदिर समर्पित है। तो किसने करवाया था निर्माण? भांडाशाह ने। बीच में इनकी निर्माण कार्य के दौरान आगे चल के इनकी मृत्यु हो गई थी और इस कार्य को इनकी पुत्री ने पूरा किया था। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए घी वाला मंदिर, तो भांडाशाह जैन मंदिर। गर्मियों के दिनों में इसकी दीवारों से जो है वो घी का रिसाव भी होता है, इतना घी इसकी नींव में होने के कारण। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट आता है आपका जैसलमेर। कौन सा? जैसलमेर। इसे राजस्थान का अंडमान भी कहा जाता है। देखिए, भारत में अंडमान बहुत दूर स्थित है, इसी तरीके से राजस्थान में जो जैसलमेर है वो भी बहुत दूर स्थित होने के कारण इसे राजस्थान का अंडमान कहा जाता है। इसे पीले पत्थरों का शहर, देखिए जैसलमेर जो शहर है और इसके अलावा सोनार का किला जो है वो बना हुआ है पीले पत्थरों से, इस कारण इस शहर को कहा जाता है पीले पत्थरों का शहर। पीले पत्थर होने के कारण जब इस पर सुबह शाम सूर्य की किरणें पड़ती है तो ये बिल्कुल गोल्ड की तरह दिखाई देता है, सुनहरा दिखाई देता है। इस कारण हम इसको क्या कहते हैं? स्वर्ण नगरी, यानी कि गोल्डन सिटी। गोल्डन सिटी, आपसे पूछ लिया जाए गोल्डन सिटी किसे कहा जाता है, तो कहेंगे आप जैसलमेर को। इसके अलावा इसे हवेलियों का शहर और झरोकों का शहर भी कहा जाता है। सर्वाधिक हवेलियां आपको कहाँ देखने को मिलेगी? जैसलमेर। बाहर से टूरिस्ट जो हैं यहाँ की जो हवेलियों को देखने के लिए आते हैं, जैसे कि नथमल की हवेली, पटवो की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, तो इस कारण जैसलमेर को बोला जाता है हवेलियों का शहर। और जहाँ हवेलियाँ होंगी वहाँ झरोके होंगे, तो इसे झरोका का शहर भी कहते हैं। गलियों का शहर, अगर आप जैसलमेर में जाएंगे तो वहाँ पर बहुत सारी आपको गलियाँ देखने को मिलेगी, तो इस कारण आप इसे क्या कहेंगे? गलियों का शहर। इसके अलावा पंखों की नगरी, पंखों की नगरी किसे कहा जाता है? जैसलमेर को। पंखे मतलब पवन चक्कियाँ। देखिए, सबसे पहले पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ शुरू हुई थी? जैसलमेर में, जैसलमेर के अमर सागर में 1999 में। देखिए, जैसलमेर में जो परिस्थितियां हैं पवन ऊर्जा के लिए वो बिल्कुल अनुकूल है, क्योंकि यहाँ पर जो है 20 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है हवाएं चलती है, और पवन ऊर्जा के लिए या पवन चक्की के रोटेट होने के लिए हमें तेज हवाओं की आवश्यकता होती है। इसलिए जैसलमेर में सबसे पहले पवन ऊर्जा परियोजना को शुरू किया गया। ठीक है, तो 1999 में ये शुरू हुई थी। और अगर आपसे पूछ लिया जाए पंखों की नगरी, तो आप कहेंगे जैसलमेर। इसके अलावा रेगिस्तान का गुलाब, रेगिस्तान का गुलाब किसे कहा जाता है? जैसलमेर को। देखिए, आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे गुलाब होता है और उसके आसपास क्या होते हैं? कांटे होते हैं। तो इसी तरीके से आप समझिए जैसलमेर है, पूरा रेगिस्तानी इलाका है, लेकिन उसके बावजूद भी बीच में इतनी सुंदर सुंदर हवेलियां हैं, इसे गोल्डन सिटी कहते हैं। इस कारण से इसे रेगिस्तान का गुलाब कहा जाता है, क्योंकि इतनी विपरीत परिस्थितियों के बाद भी यहाँ पर एक सुंदर शहर बसा हुआ है। इसके अलावा आप ध्यान रखिएगा, जैसलमेर को म्यूजियम सिटी भी कहा जाता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थार का घड़ा कहा जाता है चांदन नलकूप को। ये देखिए चांदन नलकूप है। जैसलमेर में एक गांव में चांदन गांव। कौन सा गांव? चांदन गांव। आपको पता है थार के रेगिस्तान में वैसे भी पानी की कमी होती है, और इस स्थिति में चांदन गांव में ये चांदन नलकूप जो है लोगों को मीठा पानी प्रोवाइड कराता है। मीठा पानी यानी एक तरीके से पेयजल और सिंचाई की जो सुविधा है इस चांदन नलकूप से होती है, इसलिए इसे थार का घड़ा कहा जाता है। तो ये था जैसलमेर के बारे में। इसका एक आप स्क्रीनशॉट लीजिए।
इसके बाद आपका नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट आता है फलोदी। बहुत छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है जो कि अभी जोधपुर से और जैसलमेर से अलग हुआ है। देखिए फलोदी को कहा जाता है फलवर्दी का। क्या कहा जाता है? फलवर्दी का। इसके अलावा इसे साल्ट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ये ध्यान रखिएगा आप कि साल्ट सिटी किसे कहा जाता है? फलोदी को। देखिए साल्ट सिटी दो शहरों को कहा जाता है, एक तो फलोदी को और दूसरा सांभर को। तो अगर साल्ट सिटी आ जाए तो कंफ्यूज मत होना, फलोदी और सांभर दोनों को क्या कहा जाता है? साल्ट सिटी। पश्चिमी राजस्थान का काशी, यहाँ पर विभिन्न धार्मिक स्थान तीर्थ स्थल होने के कारण इसे पश्चिमी राजस्थान का क्या कहा जाता है? काशी कहा जाता है। और राजस्थान का काशी किसे कहा जाता है? बूंदी को। ठीक है। इसके बाद आता है यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट गांव, लोडिया गांव। इसे कहते हैं रेत के समुद्र में डूबता हुआ गांव, या फिर इसका दूसरा नाम है न्यू अमेरिका। देखिए इसका न्यू अमेरिका नाम कैसे पड़ा? 1951 में एक मुशायरे के दौरान जो एक राजनीतिक दल था, तो एक राजनीतिक दल ने तो चीन के संदर्भ में इसे लाल चीन कहा और एक राजनीतिक दल ने इसे अमेरिका के संदर्भ में न्यू अमेरिका कहा। आगे चलकर धीरे धीरे इसका नाम न्यू अमेरिका हो गया। और अब तो ये स्थिति है कि अगर आप लोडिया गांव जाएंगे तो वहाँ का जो कंडक्टर होगा, बस का कंडक्टर, वो आपको लोडिया गांव के नाम से टिकट नहीं देगा, वो देगा आपको न्यू अमेरिका नाम से। अब ये पर्यटन का केंद्र भी बना हुआ है और यहाँ के लोग बहुत मेहनती हैं। ये आपको देखने को मिलेगा, गांव सुव्यवस्थित रूप से बसा हुआ है। ठीक है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए न्यू अमेरिका किसे कहते हैं, तो फलोदी में पड़ने वाले लोडिया गांव को। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट आता है आपका बाड़मेर। कौन सा? बाड़मेर। बाड़मेर को कला व हस्तकला का क्या कहा जाता है? सिरमौर कहा जाता है। यहाँ पर आपको हस्तकला और कला देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए रेगिस्तान का जल महल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप बताएंगे बाटाड़ू कुआं। ये देखिए बाटाड़ू कुआं है। इसको रेगिस्तान का जल महल कहते हैं। क्यों कहते हैं? ये कुआं अपनी अनूठी जल संरक्षण प्रणाली के लिए जाना जाता है, जल संरक्षण प्रणाली के लिए। देखिए इसका निर्माण सिंधरी के रावल गुलाब सिंह जी ने कराया था अकाल के दौरान। ठीक है। तो इसके द्वारा आसपास के गांवों को पेयजल और सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? रेगिस्तान का जल महल। ठीक है। दूसरा आता है राजस्थान का खजुराहो। देखिए पहले तो ये समझिए खजुराहो क्या होता है। ये खजुराहो के जो मंदिर है, इसका निर्माण चंदेल शासकों ने किया था। किसने किया था? चंदेल शासकों ने। एमपी के छतरपुर में ये मंदिर बनाए गए। अब देखिए ये जो मंदिर थे वो काम कला पर आधारित थे, तो इससे मिलते जुलते मंदिर आपको राजस्थान में देखने को मिलते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान का खजुराहो, तो आप कहेंगे किराड़ू मंदिर, क्योंकि किराड़ू के जो मंदिर हैं इनकी शैली भी खजुराहो के मंदिरों से मिलती जुलती, यानी ये भी काम कला पर आधारित है। अब देखिए अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान का खजुराहो, तो आप कहेंगे किराड़ू मंदिर। अगर आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान का मिनी खजुराहो, तो आप कहेंगे भंडदेवरा बारा। और इसके अलावा आपसे पूछ लिया जाए मेवाड़ का खजुराहो, तो आप कहेंगे जगत अंबिका मंदिर। इन तीनों मंदिरों में जो आपको शैली देखने को मिलेगी वो खजुराहो के मंदिरों के समान देखने को मिलेगी। इसके अलावा मारवाड़ का अर्धकुंभ। देखिए आपने कुंभ तो सुना होगा, 12 वर्ष में एक बार कुंभ का मेला बढ़ता है। अर्धकुंभ का मतलब है 6 वर्ष में एक बार जो मेला बढ़ता है उसे अर्धकुंभ कहते हैं। तो बाड़मेर के चौहटन गांव में, कौन सा गांव? चौहटन गांव में एक मेला बढ़ता है सुइया मेला, जिसे हम क्या कहते हैं? मारवाड़ का अर्धकुंभ। तो ये आपको ध्यान रखना है बाड़मेर के बारे में। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट आता है आपका बालोतरा। आपको पता है पहले बालोतरा बाड़मेर में शामिल था, लेकिन अभी नए जिले बनने से बालोतरा को अलग कर दिया गया। तो पहले हम मेवा नगरी, जसोल धाम, ब्रह्मधाम, पीपल दुर्ग को कहाँ पढ़ते थे?
अपन पढ़ते थे बाड़मेर में। अब ये आ गया बालोतरा में। देखिए बालोतरा को कहा जाता है पोपलीन नगरी। पोपलीन नगरी का मतलब है, पोपलीन एक तरह का वस्त्र है। देखिए एक सादा बुना हुआ वस्त्र होता है, ये जो है कपास, ऊन, रेशम या फिर सिंथेटिक फाइबर के द्वारा भी बनाया जा सकता है। ये जो वस्त्र होते हैं ये अपनी मजबूत टिकाऊपन और कुरकुरी बनावट के कारण और इसकी चिकनी सतह के कारण जाने जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, पोपलीन। और इसका सर्वाधिक कारोबार आपको कहाँ देखने को मिलेगा, बालोतरा में। तो इस कारण इसे पोपलीन नगरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा है मेवा नगरी। मेवा नगरी में किसे कहा जाता है, नाकोड़ा जी को। नाकोड़ा जी में नाकोड़ा भैरवनाथ की, नाकोड़ा भैरव की प्रतिमा स्थापित है और ये जैनियों का बहुत ही इंपॉर्टेंट तीर्थ है। देखिए इसे मेवा नगरी क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका पहले नाम मेवा या मेवात था, इस कारण इसे मेवा नगरी कहा जाता है। दूसरा है जसोल धाम, बहुत इंपॉर्टेंट। जब आप बालोतरा से नाकोड़ा जी जाएंगे तो बीच में एक चौराया पड़ता है, जसोल चौराया, तो वहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है जिसे हम बोलते हैं जसोल धाम। जसोल धाम में किनका मंदिर है, भटियाणी सा का मंदिर, रानी भटियाणी का मंदिर। देखिए इनको माजी सा या भुआसा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, देखिए रानी भटियाणी का जन्म कहाँ हुआ था, जैसलमेर में। जैसलमेर में इनका जन्म हुआ। इनका विवाह हुआ जसोल के कल्याण सिंह जी से। अब देखिए कल्याण सिंह जी की एक पत्नी और थी, देवड़ी, और जो देवड़ी थी वो रानी भटियाणी, जिनका मूल नाम था स्वरूप कंवर, इन स्वरूप कंवर जी से बहुत ही ईर्ष्या करती थी। कौन करती थी, जो कल्याण सिंह जी की पहली पत्नी है देवड़ी, वो किनसे ईर्ष्या करती थी, स्वरूप कंवर से। और ईर्ष्या के कारण इन्होंने जो स्वरूप कंवर हैं उनके पुत्र यानी लाल सिंह जी को जहर देकर मार दिया था। अब जब लाल सिंह जी की मृत्यु हो गई तो पुत्र वियोग में जो स्वरूप कंवर जी हैं उनकी भी मृत्यु हो गई और आगे देवी रूप में प्रकट हुई। तो रानी भटियाणी जो है ये पश्चिमी राजस्थान में, सिंध में, यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी इनके मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। और इनको क्या कहा जाता है, माजीसा और भुआसा। ठीक है, तो ये पश्चिमी राजस्थान की एक महत्वपूर्ण देवी है रानी भटियाणी या स्वरूप कंवर। इनका मूल नाम आप ध्यान रखना, स्वरूप कंवर। ब्रह्मधाम, देखिए ब्रह्मधाम कहाँ है, आसोतरा में। आसोतरा कहाँ पड़ता है, बालोतरा में। ठीक है, तो ब्रह्मधाम में किसका मंदिर है, ब्रह्मा जी का। इसके अलावा ये राजपुरोहित समाज का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। ठीक है, कौन सा, ब्रह्मधाम। ये है ब्रह्मधाम, यहाँ पर ब्रह्मा जी की प्रतिमा स्थापित है। ये है आपका जसोल धाम और ये है नाकोड़ा भैरवनाथ का मंदिर। अगर आपसे पूछ लिया जाए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान का लघु माउंट आबू किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे पीपलूद दुर्ग को। माउंट आबू तो आपको पता है सिरोही में है, लेकिन आपसे पूछ लिया जाए लघु माउंट आबू तो आप कहेंगे पीपलूद दुर्ग। ये आपको याद रखना है। ये पीपलूद दुर्ग जो है वो मरु दुर्ग और गिरी दुर्ग दोनों की श्रेणियों में आता है। 56 की पहाड़ियों में स्थित है। मरु दुर्ग से मतलब कि इसके आसपास जो है मरुस्थल है, और गिरी दुर्ग से मतलब ये एक पहाड़ी पर बना हुआ है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान का लघु माउंट किसे कहा जाता है, तो पीपलूद दुर्ग को। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट जिला आता है आपका वेरी इंपॉर्टेंट, जोधपुर। देखिए जोधपुर को सूर्य नगरी कहा जाता है, इसके अलावा नीली नगरी कहा जाता है, किलों का शहर, राजस्थान की विधि नगरी, हैंडीक्राफ्ट सिटी, इन सब नामों से इसको जाना जाता है। अब देखिए सूर्य नगरी क्यों कहते हैं, ऐसा माना जाता है कि लगभग यहाँ पर 8.5 घंटे तक क्या चमकता है, सूर्य चमकता है। अब सूरज चमकेगा तो यहाँ पर क्या होगी, गर्मी होगी, और गर्मी से बचाव के लिए यहाँ पर जो मकान है वो किस रंग में पुताए जाते हैं, नीले रंग में। क्योंकि साइंस की दृष्टि से ऐसा माना जाता है कि जो नीला रंग होता है वो अच्छा एब्जॉर्प्शन का कार्य करता है। तो नीले मकानों में जो है वो ठंडक देखने को मिलती है। तो नीले रंग से पुते होने के कारण नीली नगरी, और 8.5 घंटे यानी ज़्यादा समय तक सूर्य चमकने के कारण इसे सूर्य नगरी यानी कि सन सिटी कहा जाता है। सन सिटी कहा जाता है। देखिए ये मेहरानगढ़ का किला है, और जब इस किले से आप नीचे की ओर देखेंगे जोधपुर शहर की ओर, तो ये आपको कैसा दिखाई देगा, नीले रंग का। ठीक है, इसे किलों का शहर भी कहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे
किले होने के कारण इसे हम क्या कहते हैं, किलों का शहर। इसके अलावा इसे मरुस्थल का प्रवेश द्वार या सिंह द्वार। देखिए जोधपुर से आप जब आगे एंटर करेंगे जैसलमेर, बाड़मेर, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, मरुस्थल। तो मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहेंगे हम, जोधपुर को। इसके अलावा राजस्थान की विधि नगरी, विधि नगरी मतलब कानून नगरी क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, राजस्थान हाई कोर्ट। राजस्थान हाई कोर्ट की जो मेन पीठ है वो कहाँ पर है, जोधपुर में। और एक इसकी दूसरी पीठ जो है वो है जयपुर में, ठीक है। इसके अलावा इसे हैंडीक्राफ्ट सिटी भी कहा जाता है। यहाँ पर मतलब हाथ से बने हुए, हैंडीक्राफ्ट, हाथ से बने हुए सामान देखने को आपको मिलेंगे, हैंडीक्राफ्ट सिटी। यहाँ पर आपको खिलौने वगैरह, इस तरीके से बर्तन वगैरह जो हाथ से बनाए जाते हैं वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, हैंडीक्राफ्ट सिटी। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, राजस्थान का भुवनेश्वर, आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान का भुवनेश्वर किसे कहेंगे, तो ओसिया जी को कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि ओसिया के मंदिरों की शैली किससे मिलती जुलती है, भुवनेश्वर के मंदिरों से, इस कारण इसे राजस्थान का भुवनेश्वर कहते हैं। ये है आपका ओसिया मंदिर। इसके अलावा राजस्थान का ताजमहल, आपको पता है ताजमहल का है, आगरा यूपी में। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है जसवंत थड़ा को राजस्थान का हम क्या कहते हैं, ताजमहल कहते हैं, ठीक है। तो ये था आपका जोधपुर, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए नेक्स्ट जिला आता है आपका उदयपुर। उदयपुर को कहा जाता है व्हाइट सिटी, जिसे हम जोधपुर को बोलते हैं ब्लू सिटी, जयपुर को बोलते हैं पिंक सिटी। इसी तरीके से सफ़ेद मार्बल के मकान होने के कारण, सफ़ेद रंग के मकान होने के कारण उदयपुर को क्या कहा जाता है, व्हाइट सिटी। इसके अलावा इसे झीलों की नगरी, झीलें ही झीलें आपको कहाँ देखने को मिलेगी, उदयपुर में। महलों की नगरी, बहुत सुंदर सुंदर आपको महल आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, उदयपुर में। इसके अलावा इसे सैलानियों का स्वर्ग कहा जाता है। जो भी टूरिस्ट अगर भारत आता है और भारत में भी राजस्थान में आता है तो उसकी पहली पसंद क्या होगी, उदयपुर। और इस कारण इसे सैलानियों का क्या कहा जाता है, स्वर्ग कहा जाता है। राजस्थान का कश्मीर, यदि आप जम्मू कश्मीर नहीं घूमने जाएं तो आप कहाँ जाकर घूम सकते हैं, उदयपुर में, क्योंकि इसे राजस्थान का क्या कहा जाता है, कश्मीर कहा जाता है। जिंक यानी कि जस्ता, जस्ता नगरी क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हिंदुस्तान जस्ते का यहाँ पर खनन और प्रसंस्करण का कार्य किया जाता है। और यहाँ पर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय स्थित है। कहाँ पर है, वो है आपके उदयपुर में। इसके अलावा इसे पूर्व का वेनिस कहा जाता है। वेनिस इटली का एक शहर है, इटली का शहर क्या है, वेनिस। तो वेनिस शहर जो है वो उदयपुर की तरह ही इसने अपनी कला और संस्कृति को संजोए रखा है, इस कारण इसे पूर्व का क्या कहा जाता है, वेनिस कहा जाता है। फाउंटेन और माउंटेन का शहर, फाउंटेन, फाउंटेन यानी फव्वारा, माउंटेन यानी पहाड़। अगर आपसे पूछ लिया जाए फाउंटेन और माउंटेन का शहर किसे कहते हैं, तो कहते हैं उदयपुर को। अगर आपसे पूछ लिया जाए माउंटेन यानी पहाड़ों की नगरी किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे डूंगरपुर को, ठीक है। राजस्थान का विंडसर महल, राजमहल, यह राजमहल, इसे राजस्थान का विंडसर महल कहते हैं। राजमहल का दूसरा नाम है सिटी पैलेस। आप गए हो कभी घूमने उदयपुर, तो सिटी पैलेस बहुत अच्छी जगह, आपको घूमकर आना चाहिए। और मेवाड़ का खजुराहो, अभी हमने पढ़ा था 3 तरह के मंदिर पढ़े थे, तो उसमें हमने पढ़ा था राजस्थान का खजुराहो किराणु मंदिर, और राजस्थान का मिनी खजुराहो भंडदेवरा 12, और मेवाड़ का खजुराहो जगत अंबिका मंदिर। क्योंकि इसकी जो मंदिरों की जो शैली है वो किसकी तरह है, खजुराहो के मंदिरों की तरह। तो ये था आपका उदयपुर, इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके अलावा आपका नया डिस्ट्रिक्ट आता है जालोर। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है जालोर। देखिए जालोर को जाबालीपुर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जाबालीपुर। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जाबाली ऋषि ने तपस्या की थी और उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया जाबालीपुर। ग्रेनाइट सिटी, यहाँ पर विभिन्न ग्रेनाइट की इकाइयों के कारण इसे क्या कहा जाता है, ग्रेनाइट सिटी। देखिए ग्रेनाइट का आप जैसे किचन में आप पट्टी जो बनाते हैं उसमें यूज़ किया जाता है, बहुत से लोग मकान में भी ग्रेनाइट का, सीढ़ियों में ग्रेनाइट का यूज़ किया जाता है।
तो सर्वाधिक इकाइयाँ कहाँ देखने को मिलेगी आपको? जालोर में। इसे सुवर्णगिरी, सुवर्ण का मतलब सुनहरा, गिरी का मतलब पर्वत, सुनहरा पर्वत के कारण इसे सुवर्णगिरी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण जालोर पे किया और इसे जीता तो इसका नाम क्या रखा था? जलालाबाद। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जलालाबाद किसे कहा जाता है तो कहा जाता है जालोर को। इसके अलावा पूछ लिया जाए राजस्थान का पंजाब तो आपको बताना है सांचौर को। किसको? सांचौर। देखिए पंजाब का मतलब है 5 नदियों के बीच का क्षेत्र, ठीक है, तो वो आपका कौन सा क्षेत्र कहलाएगा? सांचौर। और पश्चिमी राजस्थान का कश्मीर, अभी देखिए अभी हमने पढ़ा था राजस्थान का कश्मीर तो हमने बोला था उदयपुर, और पश्चिमी राजस्थान का कश्मीर पूछ लिया जाए तो एक स्थान है रानीवाड़ा, उसको क्या कहा जाता है? पश्चिमी राजस्थान का कश्मीर। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके अलावा नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट आता है आपका सिरोही। देखिए सिरोही को शिवपुरी, देवों की नगरी और चंद्रावती, इन 3 नामों से जाना जाता है। ये आपको याद रखना है, शिवपुरी, देवों की नगरी और चंद्रावती। ये किसके नाम है? सिरोही के। इसके अलावा इसे कहा जाता है राजस्थान का शिमला। देखिए आपको पता है शिमला कहाँ है? शिमला है आपके हिमाचल प्रदेश में। और जिस तरीके से शिमला का एनवायरनमेंट है, वहाँ की पहाड़ियाँ हैं, वैसा का वैसा ही माहौल आपको कहाँ देखने को मिलेगा? सिरोही में। बहुत सारी पहाड़ियाँ देखने को मिलेगी और उस पर इस तरह का हिल स्टेशन देखने को मिलेंगे, तो इस कारण इसे राजस्थान का शिमला कहते हैं। इसके अलावा राजस्थान का बरखोयांस्क किसे कहा जाता है? माउंट आबू को। क्यों कहा जाता है? देखिए बरखोयांस्क क्या है? रूस का एक शहर है, रूस का एक शहर, और ये सर्वाधिक ठंडा स्थान है, विश्व का सर्वाधिक ठंडा स्थान है। कौन सा? बरखोयांस्क। सेम सिरोही का जो माउंट आबू है वो भी बहुत ठंडा स्थान है, तो इसलिए इसे राजस्थान का क्या कहा जाता है? बरखोयांस्क कहा जाता है। इसके अलावा राजस्थान की वैष्णो देवी, अबूर्दा माता या फिर अधर देवी, किनको कहा जाता है? अबूर्दा माता, अधर देवी को राजस्थान की वैष्णो देवी कहते हैं। ये देखिए अबूर्दा माता का मंदिर है, ये एक शक्तिपीठ है, ठीक है। तो ये आपको सिरोही के बारे में ध्यान रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट आता है आपका डूंगरपुर। देखिए डूंगरपुर का जैसे नाम आए, पहाड़ों की नगरी। पहाड़ों की नगरी किसे कहा जाता है? डूंगरपुर। देखिए पहाड़ों की नगरी कह दीजिए, या पहाड़ों की रानी, पहाड़ों की मल्लिका, ये तीनों के तीनों नाम किसके हैं? डूंगरपुर। इसके अलावा भीलों की पाल। देखिए यहाँ पर भील जनजाति ज़्यादा मात्रा में होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? भीलों की पाल कहा जाता है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है? बेणेश्वर मेले को। देखिए बेणेश्वर धाम है, ये सोम, माही और जाखम, 3 नदियों के संगम पर एक धाम बना हुआ है, बेणेश्वर धाम। कौन सा धाम? बेणेश्वर धाम। यहाँ पर हमेशा प्रतिवर्ष मेला लगता है जिसे कहते हैं अपन बेणेश्वर मेला, ठीक है ना। माही, सोम और जाखम नदियों के संगम पर बेणेश्वर धाम है और वहाँ पर मेला लगता है बेणेश्वर मेला। और ये कब लगता है? माघ पूर्णिमा, 5 दिन तक चलने वाला ये मेला है, जिसे हम क्या कहते हैं? आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। किसको कहते हैं? बेणेश्वर मेले को। देखिए ये बेणेश्वर मेला, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला डिस्ट्रिक्ट आता है आपका बांसवाड़ा। देखिए बांसवाड़ा को हम कहते हैं, जब राजस्थान में मानसून प्रवेश करता है तो वो कहाँ से प्रवेश करेगा? बांसवाड़ा से। तो राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसे आदिवासियों का शहर भी कहते हैं, क्योंकि सर्वाधिक आदिवासी जनजाति कहाँ निवास करती है? बांसवाड़ा में। 100 द्वीपों का शहर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसको कहा जाता है? बांसवाड़ा को। वो कहा जाता है माही नदी के कारण। देखिए माही नदी जो है, उस माही नदी के आसपास 100 टापुओं का समूह बना हुआ है। छोटे छोटे क्या बने हुए हैं? 100 टापू बने हुए हैं, ठीक है ना। क्या बने हुए हैं? 100 टापू। तो इस कारण इसे 100 द्वीपों का
शहर भी कहते हैं। किसे कहते हैं? बांसवाड़ा। इसके अलावा राजस्थान का जलियांवाला बाग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मानगढ़ तीर्थ स्थल को राजस्थान का जलियांवाला बाग कहते हैं। देखिए 17 नवंबर 1913 को 17 नवंबर 1913 को जो गुरु गोविंद गिरी हैं, गुरु गोविंद गिरी के नेतृत्व में मानगढ़ पहाड़ी पर, कौन सी पहाड़ी? मानगढ़ पहाड़ी पर हजारों भील एकत्रित हुए। क्या हुए? हजारों भील। 17 नवंबर 1913 को गुरु गोविंद गिरी के नेतृत्व में मानगढ़ पहाड़ी पर हजारों भील एकत्रित हुए। अब इस दौरान क्या होता है? ब्रिटिश सेना द्वारा इन पर गोलियां चलाई जाती है, जिसके कारण लगभग 1500, कितने? 1500 भील लोगों की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इसी कारण इसको राजस्थान का जलियांवाला बाग कहा जाता है। देखिए 13 अप्रैल 1919 को आपको पता होगा पंजाब के अमृतसर में जो है जलियांवाला बाग में बहुत सारे लोग जो है रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एकत्रित हुए थे और जनरल डायर ने वहाँ पर उस बाग के जो सारे गेट बंद करके अंधाधुंध फायरिंग की थी। तो इस कारण इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग किसे कहा जाता है? मानगढ़ तीर्थ स्थल को। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला डिस्ट्रिक्ट आता है आपका चित्तौड़गढ़। देखिए चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी प्रवेश द्वार कहा जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इसे राजस्थान का गौरव कहते हैं। गौरव क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ की वीरता का परिचय जो है वो पूरे राजस्थान में, पूरे भारत में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ के जो महाराणा हुए उन्होंने कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की, उनसे लड़ते रहे हमेशा। इसके अलावा इसे भक्ति की नगरी और शक्ति की नगरी भी कहा जाता है। देखिए भक्ति की नगरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मीराबाई का क्या था? चित्तौड़गढ़ ससुराल था। मीराबाई, यहाँ पर मीराबाई का मंदिर भी बना हुआ है जहाँ पर वो पूजा आराधना करती थी। ठीक है, तो भक्ति की नगरी कहा जाता है। शक्ति की नगरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र रावतभाटा में, राजस्थान की अणु नगरी किसे कहते हैं? रावतभाटा को, क्योंकि यहाँ पर क्या स्थापित है? परमाणु ऊर्जा संयंत्र। इस कारण इसको क्या कहा जाता है? शक्ति की नगरी। इसके अलावा राजस्थान का वेल्लोर, ध्यान रखिएगा, भैंसरोड़गढ़ किले को कहा जाता है। देखिए वेल्लोर किला जो है वो है कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। ये किला अपनी किलेबंदी के लिए, विशेष रणनीतिक महत्व के लिए जाना जाता है। इसी तरीके से सेम भैंसरोड़गढ़ का किला जो है ये भी 3 तरफ से जो है पानी से घिरा हुआ है, जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसके अलावा विशेष इसका रणनीतिक महत्व है, इस कारण इसकी तुलना कर्नाटक के वेल्लोर किले से की गई है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान का वेल्लोर कौन सा किला कहलाता है, तो भैंसरोड़गढ़ के किले को राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं। मेवाड़ का हरिद्वार किसे कहा जाता है? मातृकुंडिया को। मातृकुंडिया को। देखिए मातृकुंडिया का अर्थ होता है माता की हत्या के पाप से मुक्ति देने वाला कुंड। देखिए आपको पता होगा भगवान विष्णु के छठे अवतार कौन थे? भगवान परशुराम जी। भगवान परशुराम जी ने अपने पिता के आदेश पर अपनी माता की हत्या कर दी थी, और माता की हत्या करने के बाद जब उनको एहसास हुआ कि मैंने पाप किया है, तो इस पाप का प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने किसकी तपस्या की? शिव जी की। और शिव जी की तपस्या, शिव जी की आराधना करने के बाद उन्होंने यहाँ पर इस स्थान पर क्या किया? स्नान किया। तभी से ये स्थान क्या कहा जाने लगा? मातृ कुंडिया। ठीक है, तो मेवाड़ का हरिद्वार मातृ कुंडिया को कहा जाता है। इसके अलावा राजस्थान की अणु नगरी आपको पता है रावतभाटा, जहाँ पर परमाणु संयंत्र स्थापित है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। अगला आता है सलूम्बर, छोटा सा जिला है सलूम्बर। देखिए सलूम्बर किससे अलग हुआ है? उदयपुर से। तो मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी चावंड, ये कहाँ पड़ती है? आपके सलूम्बर में। देखिए चावंड जो है 16वीं शताब्दी में जब अकबर ने महाराणा प्रताप पर आक्रमण किए, तो
तो चित्तौड़ के स्थान पर चावंड को महाराणा प्रताप ने अपनी आपातकालीन या संकटकालीन क्या बनाया, राजधानी बनाया। इसके अलावा मेवाड़ का काला पानी, देखिए ये जो किला है वो कौन सा किला है, सराड़ा का किला है, इसको मेवाड़ का काला पानी कहते हैं। देखिए 1947 के पहले 1947 के पहले अंग्रेज इसे जेल के रूप में यूज़ किया करते थे। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा किला है जिसे अंग्रेज जेल के रूप में यूज़ करते थे, तो वो है सराड़ा का किला। यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानियों को लाकर बंद कर दिया जाता था। तो मेवाड़ का काला पानी पूछे तो सराड़ा, और अगर पूछे मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी चावंड, ये कहाँ पर है, सलूम्बर में। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। देखिए अगला डिस्ट्रिक्ट आता है अजमेर। बहुत ही सुंदर डिस्ट्रिक्ट है, इसे हम राजस्थान का हृदय कहते हैं क्योंकि इसकी स्थिति राजस्थान में कहाँ है, बिल्कुल सेंटर में है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, राजस्थान का हृदय। राजस्थान का नाका, देखिए राजस्थान का नाका क्यों कहते हैं, क्योंकि अजमेर पर बहुत सारे विदेशी आक्रमण हुए, तो इन विदेशी आक्रमणों को रोकने का काम किसने किया, अजमेर ने, इसलिए इसे राजस्थान का नाका कहते हैं। भारत का मक्का, देखिए मुस्लिम संप्रदाय के दो इंपॉर्टेंट तीर्थ स्थल है मुस्लिम संप्रदाय के, एक तो है मक्का, ये मक्का कहाँ पर है, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात में, और एक तीर्थ स्थल है इनका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, और ये कहाँ पर है, अजमेर में। तो इस दरगाह को क्या कहा जाता है, मक्का के समान माना गया है। तो भारत का मक्का जो है क्या कहलाएगा, अजमेर, क्योंकि दरगाह कहाँ पर स्थित है, अजमेर में। इसके अलावा राजपुताने की कुंजी, देखिए अगर आपने अजमेर को जीत लिया तो पूरे एक तरीके से आपने राजपुताने पर अपना कब्जा कर लिया, होल्ड कर लिया, तो इस कारण इसे राजपुताने की क्या कहा जाता है, कुंजी कहा जाता है। इसके अलावा राजस्थान के अंडों की टोकरी, अंडों की टोकरी किसे कहा जाता है, अजमेर को, क्योंकि यहाँ पर आपको सर्वाधिक क्या देखने को मिलेगी, मुर्गियाँ, बहुत सारे आपको यहाँ पर पोल्ट्री फॉर्म देखने को मिलेंगे, पोल्ट्री फॉर्म देखने को मिलेंगे, और जहाँ पर मुर्गियाँ ज़्यादा होंगी, पोल्ट्री फॉर्म होंगे, वहाँ पर अंडों का उत्पादन ज़्यादा होगा, ठीक है। इसके अलावा तारागढ़ का किला बहुत इंपॉर्टेंट, इसे अरावली का अरमान और पूर्व का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। देखिए जिब्राल्टर जो है वो एक चट्टानी क्षेत्र है, यूरोप का एक चट्टानी क्षेत्र है, ठीक है। तो ये जो यूरोप का चट्टानी क्षेत्र है जिब्राल्टर, इसकी तुलना किससे की गई है, तारागढ़ से, क्योंकि तारागढ़ का किला भी अपने पराक्रम के लिए, अपनी किलेबंदी के लिए और इसके विशेष रणनीतिक महत्व के कारण इसकी तुलना किससे की गई है, जिब्राल्टर से, जो कि कहाँ का क्षेत्र है, यूरोप का, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए पूर्व का जिब्राल्टर या दूसरा जिब्राल्टर, तो आपको कहना है तारागढ़, और अगर आपसे पूछ लिया जाए अरावली का अरमान, तो भी आपको कहना है तारागढ़। इसके अलावा एक स्थान पड़ता है अजमेर में, पुष्कर, क्या पड़ता है, पुष्कर। देखिए पुष्कर में स्नान करने से ऐसा माना जाता है कि जो भी पुष्कर में स्नान करता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं, तो वहाँ के स्नान का बहुत ज़्यादा महत्व है। इसी कारण इसे तीर्थराज, तीर्थों का मामा, कोंकण तीर्थ, पंचम तीर्थ और मेवाड़ का कुंभ कहा जाता है, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये पुष्कर, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला डिस्ट्रिक्ट है आपका नागौर। देखिए नागौर को कहा जाता है अई छत्रपुर, आपने पढ़ा होगा शब्दावली में, अभी हम पढ़ेंगे। तो अई छत्रपुर किसका नाम है, नागौर का। इसे धातु नगरी कहा जाता है, यहाँ पर विभिन्न धातुओं का खनन और उसके प्रसंस्करण और इसके अलावा उनके व्यापार का काम होता है, इसलिए इसे धातु नगरी कहते हैं। इसके अलावा इसे औजारों की नगरी भी कहते हैं। देखिए यहाँ पर हैंड टूल्स बनाने का काम किया जाता है, जैसे आपने देखा होगा हैमर, कटर, टोंग्स, प्लायर, ये सारे औजार आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो औजारों की नगरी किसको कहा जाता है, नागौर को। इसके अलावा एक जगह पड़ती है यहाँ पे मकराना, जिसे हम कहते हैं संगमरमर का शहर। देखिए मकराना का जो संगमरमर है वो विश्व में प्रसिद्ध है,
क्यों प्रसिद्ध है? इसकी शुद्धता के, प्योरिटी के कारण, इसके सफ़ेद रंग के कारण, इसकी मजबूती के कारण इसे हम क्या कहते हैं? संगमरमर का शहर कहते हैं। किसको? मकराना। और ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी संगमरमर मंडी, संगमरमर मंडी, ये संगमरमर मंडी है, वो कहाँ पर है? किशनगढ़ में। आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी संगमरमर मंडी कहाँ है? किशनगढ़ में। और संगमरमर का शहर पूछा जाए तो मकराना, नागौर। तो ये थे, हमने जिलों के उपनाम के बारे में पढ़ा। ये हमने लगभग आधे जिलों के उपनाम पढ़े हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो बचे हुए शेष जो जिले हैं उनके उपनाम के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।